तो बेटा वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टडी एक ऐसी रिएक्शन की जिसका ऑर्डर हम कुछ भी ले सकते हैं, और मैं यहाँ पर उसके लिए ऑर्डर n मान रहा हूँ रिएक्शन का। तो nth ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं, जिससे कि n की वैल्यू पुट करके हम उसको वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए मुझे यहाँ पर एक रिएक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी। लेट फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन ली मैंने, A is getting changed into product, ये एक रिएक्शन हो रही है। इनिशियली जैसा हम लोग हर बार लेते हैं, दैट इज टाइम t पर, जब t 0 है उस समय इसका कंसंट्रेशन A मोल पर लीटर है। अभी प्रोडक्ट्स नहीं बने। अब मान लीजिए एट टाइम t पर इसमें से x डिसोसिएट हो गया, x मोल पर लीटर, तो ये कंसंट्रेशन बची A माइनस x मोल पर लीटर। ओके बेटा जी, तो प्रोडक्ट्स है वो इस जितने भी प्रोडक्ट होंगे उस x के अकॉर्डिंग बन जाएंगे, हम उसको भी नहीं लिख रहे हैं। तो आगे देखो आप लोग, यहाँ पर बेटा हम एक बात कर सकते हैं बहुत अच्छे से कि अगर हम पहले ये बात बोल चुके हैं कि एक nth ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, बताओगे जरा? कोई डिफरेंशियल रेट लॉ बताएगा बेटा क्या बनेगा? रेट ऑफ द रिएक्शन dx बाई dt, हम यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं कितना डिसोसिएट हुआ अपॉन टाइम टेकन। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन एट टाइम t पर रेट ऑफ द रिएक्शन दैट इज dx बाई dt will be equal to rate constant k into concentration of A at time t। जब टाइम t पे हम निकाल रहे हैं रेट, तो टाइम t पर कंसंट्रेशन कितनी है बेटा? टाइम t पर कंसंट्रेशन A माइनस एक्स। कौन सी रिएक्शन है? nth ऑर्डर रिएक्शन है, तो पावर कितनी आएगी इस पर? n। बोलो बताओ, डिफरेंशियल रेट लॉ में प्रॉब्लम किसी को? नो सर। तो अब मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है, इसका इंटीग्रल रेट एक्सप्रेशन बताना है, बनाना है, ड्राइव करना है। तो इसके लिए मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, आप लोग जानते हो जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो x टर्म्स का ही dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो मैं इस वाले पार्ट को इधर ले आऊंगा और dt वाले पार्ट को आगे ले जाऊंगा। तो मैं इसे लिख दूंगा dx बाय a माइनस एक्स पे पावर n, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं k डॉट dt, k इंटू dt। और अब मैं इसे करूंगा इंटीग्रेट। आप सब लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ होता है बेटा वो। मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं, इंटीग्रेशन की क्या आएगी या समझाऊं? बोलो बेटा, वो इंटीग्रेशन पता है ना आप लोगों को? क्या आएगा यहाँ पर, कोई बताएगा? मैसेज कर सकते हो आप लोग मुझे। मेरे बेटाओ आपने ये तो पढ़ा होगा ना, अगर x पे पावर a हो dx, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो इसका इंटीग्रेशन होता है x पे पावर a प्लस वन अपॉन a प्लस वन। पढ़ा है बेटा ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन में? वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखो आगे, चलो ये तो पढ़ाया आप लोगों ने। अब मेरे बेटा हो, यहाँ पर आप लोग ये ध्यान देना कि आपने पढ़ा हुआ होगा यहाँ पर कि a शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन। ए जो है वो माइनस वन नहीं होना चाहिए। अगर ये माइनस वन हुआ तो आपने पढ़ा होगा x पे पावर माइनस वन डी एक्स इज एल एन एक्स। बोलो बेटा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। वेरी गुड। तो अब आपको मुझे इंटीग्रेशन पढ़ाना पड़ रहा है, पता नहीं आपने फिजिक्स में कैसे पढ़ा था। और मैथ वाले स्टूडेंट भी मैथ में इतना इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, आप लोगों को मुझे इसका जवाब देना चाहिए था तुरंत। तो यहाँ पर बेटा हो, मैं इसे क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर अब हम मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ a माइनस एक्स पे पावर माइनस एन बोल सकता हूँ। मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये dx, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं बेटा, इस पार्ट को।
Yes, sir. तो मेरे बेटा जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो a माइनस एक्स पे पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन ऐसे आएगा ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। दिख रहा है ना आपको? वेरी गुड। पर एक चीज आप यहाँ पे भूल रहे हो, मैं इस माइनस एक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो ओवरऑल इंटीग्रेटेड वैल्यू मेरी माइनस में आएगी यहाँ पर। अब बात समझ में आ गई बेटा? तो इस पूरी वैल्यू की जगह पर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, a माइनस एक्स पे पावर वन माइनस एन बोल सकता हूँ इसको। ये माइनस में ये प्लस में है तो वन माइनस एन अपॉन इस माइनस को यहाँ से हटाऊंगा मैं तो ये हो जाएगा आपका एन प्लस का और वन माइनस का, दैट इज एन माइनस वन। तो मैं इस पूरे इंटीग्रेटेड वैल्यू को जो मैंने यहाँ इंटीग्रेशन किया है मेरे बेटाओं में से ऐसे लिख सकता हूँ, ऑन इंटीग्रेटिंग a माइनस एक्स पर पावर वन माइनस एन अपॉन एन माइनस वन। डायरेक्ट लिख दूं अब ये चीज? अब तो पूरा समझा दिया, अब कहाँ डायरेक्ट था? बोलो बेटा, क्लियर हो गया? Sir. कोई प्रॉब्लम है अभी भी? बेटा प्रॉब्लम है कोई? इरेज कर दूं इस पार्ट को? Yes, sir. ओके बेटा, चलो देखो आगे अब। तो ये सारा टाइम हमारा केमिस्ट्री में इसलिए और एक्स्ट्रा लग जाता है कि आप इसके मैथ्स के जो यूजेज हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, लॉग, जहां भी ये चीजें आती हैं आप लोग अटक जाते हो। तो पहले इस पर ध्यान दो, बेसिक मैथ आपको उस पर मेहनत करो बेटा हो। इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन के टी और यहाँ पे एक आएगा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई। मुझे फर्दर वैल्यूज निकालने के लिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और आपको बताया था मैंने इसके लिए बेस्ट तरीका कि हम इसके लिए निकालते हैं कि टाइम टी पर क्या है। तो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इनिशियली मेरे बेटा एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स जीरो है। इनिशियली भी कोई अमाउंट डिसोसिएट नहीं हुआ है। अगर मैं टी जीरो और एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दूं यहाँ पर तो फॉर्मूला आपको मिलेगा, आई की वैल्यू आपको मिलेगी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए पे पावर वन माइनस एन अपॉन एन माइनस वन। तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा टी की वैल्यू पुट करने पर, तो यहाँ से एक्स जीरो हो जाएगा। मैं इस आई की वैल्यू को वापस पुट कर दूं तो यहाँ पे आपके सामने फॉर्मूला बन जाएगा। सो ए माइनस एक्स पे पावर वन माइनस एन अपॉन एन माइनस वन इज इक्वल टू के टी प्लस ए पे पावर वन माइनस एन अपॉन एन माइनस वन। मैं एक एक स्टेप आपको ड्राइव कर रहा हूँ, जबकि इतना जरूरी नहीं होता, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप लोगों में से एक तो स्टूडेंट्स मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो वो यहाँ पे ध्यान से देख ले। मैं इस वैल्यू को बोल सकता हूँ के टी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स पे पावर वन माइनस एन अपॉन एन माइनस वन प्लस ए पे पावर वन माइनस एन अपॉन एन माइनस वन, सॉरी माइनस, ये वैल्यू है आपका दूसरा ले गया मैं, माइनस की हो गई। अब मैं यहाँ पर वन अपॉन एन माइनस वन कॉमन ले सकता हूँ तो यहाँ पर बचेगा ए माइनस एक्स पर पावर वन माइनस एन माइनस ए पे पावर वन माइनस एन। इस फॉर्मूले को मैं फाइनली रेट कांस्टेंट में लिख सकता हूँ बेटाओ, वन अपॉन एन माइनस वन टी। इस टी को मैं इधर ले गया तो डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन ए माइनस एक्स पे पावर, अगर बेटा इसको वन अपॉन करूंगा तो ये वन माइनस का और एन प्लस का, दैट इज एन माइनस वन माइनस वन अपॉन ए पे पावर एन माइनस वन। ये आपके सामने एक फाइनल इंटीग्रल रेट लॉ बन गया nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्या बन गया ये बेटा? इंटीग्रल रेट लॉ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। बट एक बात आपको स्पेशली याद रखनी है और वो क्या है बेटा हो, n शुड नॉट बी इक्वल टू वन। n बस वन नहीं होना चाहिए, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को छोड़ करके ऑर्डर कुछ भी हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, जीरो, हर किसी के लिए ये nth ऑर्डर के लिए इंटीग्रल रेट इक्वेशन है।
और 1 के लिए क्यों नहीं है आप समझ गए, बताया मैंने आपको अभी। अगर ये बेटा n1 होता तो n1 होने पर क्या हो जाता, ये अभी जो बताया मैंने आपको x पे पावर -1 dx, याद आ रहा है, log x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन जो ऑपरेटर है वो डिफरेंट होने की वजह से हम यहाँ पर n1 नहीं लेंगे। आप चाहो तो इसको अब अदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए चेक कर सकते हो और अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए फॉर्मूले बना सकते हो। ओके बेटाओ, पर वो काम हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर एक चीज देखें ध्यान से, एक तो मैं इस पार्ट पर फोकस करना है बेटा। अब ये काम मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। इफ, चलो मैं आगे सॉल्व भी कर देता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, इरेज कर दूं बेटा। Yes, sir. चलो फिर आगे लिखते हैं। ये दो फॉर्मूले याद रखना, मैं इन दो फॉर्मूलों से बात आगे बढ़ाऊंगा, एक ये और एक ये। देखिए बेटाओ, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, वापस से फॉर्मूला लिखता हूं मैं। रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1/n-1t, और ब्रैकेट में था 1/a-x पे पावर n-1 माइनस 1/a पे पावर n-1। इट इज द इंटीग्रल रेट इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। n आपको पता है n शुड नॉट बी 1, इसको बार बार लिखते रहा करो, इससे दिमाग में रही। मेरे बेटा यहाँ से आप लोग एक करेक्टर सबने पढ़े थे, जीरो ऑर्डर के फर्स्ट ऑर्डर के, वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मैं इस nth ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ निकालने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं मान लूं एफ टाइम इज हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ की हम बात करें तो हम इसे बोल सकते हैं टी हाफ। देन उस केस में क्या होगा बेटा, इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो आधा डिसोसिएट हो चुकी है, और हम कह सकते हैं कि a माइनस एक्स जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो हाफ है। अगर मेरे बेटा आप ये दोनों वैल्यूज पुट करते हो, a माइनस एक्स की जगह पर a/2 और t की जगह पर t हाफ, तो आपके सामने फॉर्मूला बन जाएगा। आप ध्यान देना, आप इस टी हाफ को इधर लेके आओगे, इस टी को, तो टी हाफ इज इक्वल टू 1/n-1 k। ये k इधर आ जाएगा, इंटरचेंज कर दिया आपने। यहाँ पे हो जाएगा बेटा ये 1/a/2 पे पावर n-1, क्योंकि a माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दी आपने, 1/a पे पावर n-1। अगर आप इसे ओवरऑल पूरा सॉल्व करते हो बेटा हो, तो सॉल्व करने पर फाइनल इक्वेशन यहाँ पे आपको मिलेगा, t हाफ इज इक्वल टू 1/n-1 k डॉट 2 पे पावर n-1 अपॉन a पे पावर n-1। मेरे बेटाओ, किसी भी रिएक्शन के लिए जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, अगर आप किसी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो n का मतलब ऑर्डर कांस्टेंट हो गया। अगर n कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, तो इन सारी कांस्टेंट वैल्यू को अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पर मुझे मिलेगा कि हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/a पे पावर n-1। आपको सर यहाँ भी तो n कांस्टेंट है, लेकिन ये एक वेरिएबल पर है, ये वेरिएबल के ऊपर पावर है, इसलिए यहाँ से हम इसको नहीं हटा सकते। तो सारे कांस्टेंट्स को रिमूव करने पर प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं बेटा। तो आप याद रखें, किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसका रिएक्शन का हाफ लाइफ हमेशा उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के पावर n-1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके बेटाओ, अब आप यहाँ पर दोनों चीजें एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो, एक साथ चेक कर सकते हो। देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, और मैं एग्जांपल्स लेता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूँ
मतलब अगर ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर आप n की वैल्यू जैसी जीरो पुट करोगे बेटा, वो n की वैल्यू जीरो पुट करके आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा k इज इक्वल टू एक्स बाई टी, जो हमने वहां पढ़ा था, ये इसी फॉर्मूले से आ जाएगा, आप पुट करके चेक कर सकते हो। ओके बेटा, हो मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आप n की वैल्यू जीरो पुट करोगे इस फॉर्मूले में, तो ये आ जाएगा जो हमने डायरेक्ट पढ़ा था। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम पुट नहीं कर सकते, बता दिया मैंने आपको। n जो है वो आपका भाई फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम पुट नहीं करेंगे, लेकिन आप इसी जीरो को जब आप यहाँ पुट करोगे इस जगह पर, तो आप देखो हाफ लाइफ क्या बन जाएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हाफ लाइफ विल बी प्रोपोर्शनल टू ए। तो जैसे आप जीरो पुट करोगे तो 1/a पे पावर -1 बचेगा, जो ऊपर जाके ए हो जाएगा। तो हाफ लाइफ भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और रेट कांस्टेंट, दोनों हमारे फॉर्मूले वही आ रहे हैं जो हमने पहले पढ़े थे, दैट इज half life of zero order reaction is directly proportional to initial concentration। अगर आप यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हो, एक और एग्जांपल लेते हो, फॉर एग्जांपल फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब आप एक 2 यहाँ पुट करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1/t, बिकॉज 2 - 1 दैट इज 1, और ये हो जाएगा 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a, क्योंकि n-1 की वैल्यू 1 हो गई। तो ये क्या कहा जाएगा? इट इज इंटीग्रल रेट इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके बेटा, Yes, sir. हाँ ये सेकंड ऑर्डर के लिए हो गया। यहां से अगर मैं टी आप निकालूं तो बताओ टी आप कितना होगा बेटा सेकंड ऑर्डर के लिए? 1/a, दैट इज जितना इनिशियल अमाउंट आप ज्यादा लोगे उसका आधा डिसोसिएट होने में, दैट इज हाफ लाइफ, उसकी उतनी ही आपका क्या हो जाएगी? कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना अमाउंट ज्यादा लोगे उतनी हाफ लाइफ कम होगी। ओके बेटाओ, तो अगर आप सेकंड ऑर्डर के लिए कर्व खींचते हो फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप लोग हाफ लाइफ के साथ और कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ए के साथ कर्व ड्रॉ करोगे तो ये पैराबोलिक आएगा, इस तरह आएगा ना बेटा। y प्रोपोर्शनल 1/x को फॉलो कर रहा है। आपने देखा था, वेरी गुड, आपने देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ क्या थी बेटा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का जो कर्व आया था टी आप और इनिशियल कंसंट्रेशन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये बाई प्रोपोर्शनल एक्स को शो कर रहा है। आपको याद होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आया था वो चीज तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो आप यहाँ भी अप्लाई हो गई है कोइंसिडेंटली। अगर आप n1 करो तो क्या हो जाएगा? 1 - 1 0, a पे पावर 0 मीन्स 1, दैट इज टी आप प्रोपोर्शनल टू 1 का मतलब क्या हो गया? t इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो t आप कांस्टेंट रहता है। तो अगर आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते तो आपने देखा होगा इस तरह से कर्व आया था हमारा, t हाफ और a के बीच का कर्व फॉर फर्स्ट ऑर्डर। याद आ रहा है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। हमने देखा कि ये वाला फॉर्मूला तो सब पर वैलिड है, n1 होने पर भी वैलिड हो गया है, ये तो सिर्फ कोइंसिडेंस है। पर ये ध्यान रखना कि इंटीग्रल रेट इक्वेशन के लिए n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। और ये फॉर्मूला आपका जो मैंने रेड से बॉक्स में बनाया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग पता लगा सकते हो कि ऑर्डर क्या होगी, तो हाफ लाइफ किस तरह से इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। ओके बेटा, हो आगे बढ़ू मैं? यस सर। इरेज कर दूं? यस सर। वेरी गुड। तो आगे देखिए, अभी हमने जब स्टार्टिंग की थी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो आपको याद होगा फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन dx by dt is equal to k a minus x पे पावर n, यहां से स्टार्ट किया था।
मेरे बेटाओं अगर मैं इसका लॉग ले लूं आपका दोनों साइड में, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, log dx by dt, ये पूरा रेट को रिप्रेजेंट करता है dx by dt, इसलिए dx माइनस dt मत कर लेना आप, log dx माइनस log dt। ओके बेटाओ, ये एक सिंगल क्वांटिटी है रेट ऑफ द रिएक्शन, तो log dx by dt दैट इज रेट ऑफ द रिएक्शन की log वैल्यू इज इक्वल टू log k प्लस n log a माइनस x। कैसे लिख सकता हूं मैं इसे? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर बेटाओ मैं इसको देखूं तो इसको मुझे देखने पर ये नजर आ रहा है कि ये स्टेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो कर रहा है। मींस अगर मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूं, रेट ऑफ द रिएक्शन की लॉग वैल्यूज और दूसरा वेरिएबल रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट की लॉग वैल्यूज के बीच में अगर मैं कर्व ड्रॉ करता हूं बेटा जी, ए माइनस एक्स क्या होता है? रिमेनिंग अमाउंट एट टाइम टी। अलग अलग टाइम पर मैं रेट निकालता हूँ और उनकी लॉग वैल्यूज अगर मैं कर्व ड्रॉ करता हूँ, तो वो कर्व एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए जिसका इंटरसेप्ट भी होगा वाई एक्सिस पर, और ये इंटरसेप्ट जो सी है दिस विल गिव लॉग वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। इस तरह से मैं इसको इक्वलाइज करके के की वैल्यू रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, और सी पता हो तो, है ना बेटा। और इसी तरह से अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच करके दैट इज log a माइनस एक्स के अकॉर्डिंग, यहाँ से अगर मैं थीटा मेजर कर लूं तो यहाँ से मैं स्लोप निकाल सकता हूँ tan थीटा से। बट ऑन कंपेयरिंग मुझे दिख रहा है कि कंपेयर करने पर बेटा हो ये जो स्लोप है वो किसके बराबर है? n, दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के। तो इस तरह से बेटा जी मैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। किसी भी अननोन रिएक्शन का ऑर्डर उसके स्लोप के बराबर होगा इस इक्वेशन के। तो मैं एक्सपेरिमेंटली अलग अलग कंसंट्रेशन पर अलग अलग रेट मेजर करके उनकी लॉग वैल्यूज का कर्व ड्रॉ करके स्लोप निकाल करके किसी भी अननोन रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट कर सकता हूं, ऑर्डर बता सकता हूं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. और आपको याद होगा दिस इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इज फॉर ऑल रिएक्शंस। ये यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ये बात तो कब आई थी? जब हमने इसको इंटीग्रेट किया था, तब। याद आ रहा है? बोलो बेटाओ। तो इसे इंटीग्रेट करने पर हमने ये बताया था कि n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। दैट इज इंटीग्रल रेट इक्वेशन के लिए कंडीशन है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ये जो है ये तो सभी रिएक्शंस के लिए, यहाँ 1 हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बेटाओ, आगे बढ़े। तो इस तरह से आपने देखा कि एक nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग सबके लिए यूज कर सकते हैं इंटीग्रल रेट इक्वेशन है, वहां पर बस n 1 नहीं होना चाहिए। हाफ लाइफ का रिलेशन इनिशियल कंसंट्रेशन से हम सबके साथ यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, वो आप लोग डायरेक्ट आप इस चीज को मेंशन कर लोगे बेटाओ, ध्यान देना बहुत अच्छे से। और वो ये है कि अभी तक हमने जो यहाँ पे पढ़ा बेटा, इसके लिए आपका फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, कि जितनी भी रिएक्शन अभी हमने पढ़ी nth ऑर्डर, वहां पे हमने देखा कि एक ही टाइप का रिएक्टेंट लिया है हमने, सारी रिएक्शन इस टाइप की थी और इसका ऑर्डर क्या था? nth ऑर्डर रिएक्शन। अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी मानी है तो भी उसने रिएक्टेंट हमने एक ही टाइप का लिया है। लेकिन अगर बेटा हो कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ऐसी हो, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जिसका सेकंड ऑर्डर इसलिए है क्योंकि उसमें दो रिएक्टेंट और दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर फर्स्ट है, मतलब एक ऐसी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो, फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हैविंग टू रिएक्टेंट्स A plus B is equal to product,
और इसका जो डिफरेंशियल रेट लॉ है वो हो dx by dt is equal to k concentration of A and concentration of B. मान लो बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो, दैट इज दिस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इसका ऑर्डर is 1 with respect to A and 1 with respect to B, so total order of reaction is 2. तो बेटा ऐसे क्वेश्चन के लिए आप ध्यान रखें, अगर टाइम t पर कंसंट्रेशन A की A माइनस एक्स है, B की B माइनस एक्स है, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम t0 पर इसकी A है, इसकी B है, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रल रेट लॉ क्या बनेगा वो आपको ड्राइव नहीं करना है, बस आप ध्यान रखना इंटीग्रल रेट लॉ k is equals to 1 upon A minus B into T. A और B क्या है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन, log B A minus X upon A B minus X. इस फॉर्मूले को आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हो, कहीं जरूरत पड़ेगी कंसेप्चुअली या न्यूमेरिकली तो हम यूज करेंगे, आपको इसका डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मेडिकल स्टूडेंट्स तो बिल्कुल ना करें, लेकिन नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो इंटीग्रेशन जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पर इस फॉर्मूले को ड्राइव भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? वेरी गुड। इस तरह से nth ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या कोई भी nth ऑर्डर रिएक्शन हो जिसमें एक ही टाइप का रिएक्टेंट है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में अगर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ गए तो आप इस तरह से इसको चेंज कर लोगे। अब हम इसके आगे की स्टडी करेंगे बेटा 5 मिनट के ब्रेक के बाद, है ना, इस सेम लिंक पे वापस आना है लेकिन 5 मिनट बाद आना है। ओके बेटा? ओके सर। Okay, sir. ओके ओके बेटा।